नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो मेरा नाम है संजय भंडारी और मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री पेज यूट्यूब चैनल से। तो हम लोग आज की वीडियो में एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अब एक रिवीजन सीरीज चला रहा हूं। नीट के होने तक हम लोग जितने मैक्सिमम चैप्टर है उतने रिवाइज करवाएंगे। तो बच्चों, कई बच्चों ने मैसेज किया था कि रिवीजन का शेड्यूल बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो 4 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th में है और 2 चैप्टर 11th में है। तो इनको हम इस तरह से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हेलो एल्किन एंड हेरोएरिन, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अमाइन। तो 4 ही हो गए। और उसके बाद जीओसी और उसके बाद हाइड्रोकार्बन। तो पहले एक हफ्ते में इन 6 चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन क्यों करना चाहिए इस पर मैं काफी बोल चुका हूं। आज बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है। तो बच्चों, मेरे पास इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताता जाऊंगा। हो सकता है जरूरत पड़े तो मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूंगा। और आपको क्या करना है कि आपको एक नोटबुक लेनी है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस नोटबुक में लिखते जाना है। दूसरी चीज, या तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता जा रहा हूं उन पे आपको हाईलाइट करते जाना है, या आपके पास मेरे दिए हुए एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स होंगे। वो जो पीडीएफ है आपको प्रिंट फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। तो उस प्रिंटेड फॉर्म में आप हाईलाइट करते थे। तो जो जो मैं बोलता जा रहा हूं या तो वो हाईलाइट होना चाहिए या तो आपके पास लिखा होना चाहिए। और ऑलरेडी आपने कहीं लिखा है तो उसको एक बार रिवाइज कीजिए। तो मेरा मकसद ये रहेगा कि कम से कम समय में, मिनिमम आधा घंटे में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो जब एक बार ये चैप्टर आप मेरे साथ रिवाइज कर लोगे तो दोबारा से अगर आपको जरूरत पड़े तो दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि एक दिन में हमें एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को दोबारा से रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है नेम रिएक्शन, है ना। तो टोटल हेलो एल्किन वाले चैप्टर में 6 नेम रिएक्शन है। तो पहली नेम रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन, दूसरी है वुर्ज फिटिक और तीसरी है फिटिक। वुर्ज फिटिक और वुर्ज फिटिक तीनों का जो केमिकल है वो है सोडियम प्लस ईथर, और तीनों में हाइड्रोकार्बन बनता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं वुर्ज रिएक्शन की बात करूं तो एल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। वुर्ज फिटिक की बात करें तो एक एल्काइल और एक एराइल, और अगर मैं फिटिक की बात करूं तो दोनों एराइल हैलाइड मिलकर डाइफिनाइल बनाते हैं। क्लियर? उसके बाद नेम रिएक्शन है फिंकस्टीन रिएक्शन। तो फिंकस्टीन में एल्काइल आयोडाइड बनते हैं और इसमें सोडियम आयोडाइड और एसीटोन एज ए केमिकल रिएजेंट काम आते हैं। तो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर देता है, इसलिए इसको हम हैलोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं। तो यहां पर जो मेटल फ्लोराइड है, इनमें यहां पर हम यूज करते हैं मेटल फ्लोराइड का। तो जो मेटल फ्लोराइड है उनमें जो फ्लोरीन एटम है वो हैलोजन यानी क्लोरो ब्रोमो को रिप्लेस कर देता है। तो मेटल फ्लोराइड किस में यूज होते हैं बच्चों? स्वाट रिएक्शन में। आयोडाइड किस में यूज होते हैं? फिंकस्टीन रिएक्शन में। तो दोनों हो गई। उसके बाद एक और रिएक्शन आती है सैंडबेयर रिएक्शन। तो सैंडबेयर रिएक्शन में हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो सैंडबेयर रिएक्शन में एक जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो Cu2Cl2 प्लस HCl या Cu2Br2 प्लस HBr इनके साथ रिएक्शन करता है। तो जो Br और Cl है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और N2Cl ग्रुप को रिप्लेस करके उसकी जगह में खुद आ जाता है। तो वहां पर हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये 6 नेम रिएक्शन को पहले हाईलाइट करो और फटाफट से इसको आप रिवाइज करते जाओ। ठीक। दूसरा पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट आपको इसमें कवर करना है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। इनमें डिफरेंस आपको मालूम करना है ना, मैंने डिफरेंस लिख के आपको बता ही रखा है। तो SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में ट्रांजिशन फेज बनता है। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा, केवल सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जबकि SN2 में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। SN1 में अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट होता है तो बच्चों SN1 में क्या होता है? रेसिमाइजेशन,
यानी R अगर सबस्ट्रेट लोगे तो R और S बनेगा, और S भी लोगे तो R और S दोनों बनेंगे। वहीं अगर मैं SN2 की बात करूं तो उनमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब अगर R लोगे तो S बनेगा और S लोगे तो R बनेगा, चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर सबस्ट्रेट बड़ा होगा और ब्रांचिंग होगी तो वो SN1 ज्यादा देगा, और सबस्ट्रेट छोटा होगा और कम ब्रांचिंग होगी तो वो SN2 ज्यादा देगा। जैसे अगर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी की बात करूं मैं तो टर्सरी SN1 ज्यादा और प्राइमरी SN2 ज्यादा। ठीक है। हां, अगर कार्बोकैटायन कहां पर इन्वॉल्व होता है, यानी कार्बोकैटायन अगर इन्वॉल्व है तो बच्चों वहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो SN1 रिएक्शन ज्यादा होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होगी तो SN2 ज्यादा होगी, बस। ठीक, तो ये ध्यान रखना बच्चों SN1 एंड SN2 का। उसके बाद बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक केवच, ये ध्यान रखना है, एलिमिनेशन के लिए कौन सा यूज होता है, एल्कोहलिक केवच, इसकी प्रेजेंस में एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, और इसके एक दो और नाम है, सेटजेफ एल्कीन बनती है, या सेटजेफ रूल या जेस्टेव रूल, इसकी अकॉर्डिंग एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो एल्कोहलिक केवच, सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड, बीटा एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड बनता है। अब कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड बीच में होगा, यानी डबल बॉन्ड के चारों तरफ जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी। जैसे 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल, 1 ब्यूटीन कम स्टेबल, तो डबल बॉन्ड जितना बीच में लगाते जाओगे एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एलिमिनेशन में आपको ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है RMgX, यानी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्काइल ग्रुप में फिनाइल भी आ सकता है और एल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम कांस्टेंट रहने वाला, हैलोजन, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो कुछ भी हो सकता है। बनते कैसे हैं, एक एल्काइल हैलाइड जब Mg और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो RMgX बनते हैं। ठीक है, अब RMgX की रिएक्शन आपको पढ़नी है। तो बच्चों जो एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो किसी ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनर है, यानी जो एसिडिक है, जैसे वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, एल्काइन, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन वाटर, है ना, यानी जिनमें H दे सकते हैं, जो H दे सकते हैं, तो वो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। और हाइड्रोकार्बन कौन सा बनेगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास R होगा या AR होगा, वो पूरा कंप्लीट होके हाइड्रोकार्बन बना देगा। क्लियर, इतना इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद बात करते हैं स्टीरियोकेमिकल नोटेशन। तो बच्चों स्टीरियोकेमिकल नोटेशन में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर राइट और आइदर लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और जो रोटेट नहीं कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, तो ऑप्टिकली एक्टिव दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक राइट घुमाने वाले लाइट को और एक लेफ्ट घुमाने वाले। तो जो राइट घुमाते हैं उनको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इनको स्मॉल d और प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेफ्ट घुमाते हैं उनको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, इनको माइनस या स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरह के वे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ठीक, अब कितने डिग्री पर वो लाइट रोटेट घूम रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, इसको हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने नाम दिया पोलैरिमीटर, वो इसी एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। हर किसी कंपाउंड का अपना अपना एंगल ऑफ रोटेशन होता है, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे ग्लूकोज कितना होता है बच्चों, 52.5, है ना, उसी तरह सुक्रोज होता है समथिंग 65 इस तरह होता है। ठीक, तो अगर उस रोटेशन के एंगल के आगे प्लस लिखा होगा मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और माइनस लिखा होगा मतलब लीवो रोटेटरी। ठीक, अच्छा, उसके बाद आता है कैरल कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें
कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप या एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम कैरल कार्बन बोलते हैं। तो बच्चों एक कैरल कार्बन जो है दो आइसोमर को बनाता है, आइदर डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है, तो अगर एक कैरल कार्बन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो उसके कितने आइसोमर बनते हैं? दो आइसोमर बनते हैं, एक बनता है लीवो, एक बनता है डेक्स्ट्रो। तो एक ही कंपाउंड के जो दो आइसोमर होते हैं डेक्स्ट्रो एंड लीवो, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, मिरर इमेज है, लेकिन कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, यानी एक हाथ को मैं दूसरे हाथ के ऊपर रखता हूं तो मैच नहीं होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नॉन सुपर इंपोजेबल। तो बच्चों जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं उनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। क्लियर? तो एक ही कंपाउंड के दो एनेंशियोमर्स, एक होता है डी, एक होता है एल, और इन दोनों का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा, यानी एक अगर +50 है तो दूसरा -50 होगा। क्लियर? उसके बाद आता है रैसमिक मिक्सचर। तो बच्चों जब दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी एक ही कंपाउंड के दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में एक बीकर के अंदर रखे जाते हैं तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। तो रैसमिक मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 0 होता है, क्योंकि एक ही कंपाउंड के दो आइसोमर है और दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा, तो दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट करेंगे। इसलिए बच्चों रैसमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिटेंशन एंड इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपने रोटेशन को चेंज करता है, यानी डी से एल बनता है या एल से डी बनता है। तो डी कंपाउंड लिया बन गया एल, एल कंपाउंड लिया बन गया डी, तो इनको हम बोलते हैं इन्वर्जन। और दूसरा होता है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मतलब होता है डी से डी और एल बनना, या एल से एल और डी बनना, या रैसमिक मिक्सचर बनना, दैट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। रिटेंशन का मतलब होता है ऑप्टिकल रोटेशन रिटेन रहना, यानी डी का डी, एल का एल। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन में जो हेलोजन है वो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट होने की वजह से इसमें रिजोनेंस कंसेप्ट आता है, यानी ये अपने लोन पेयर को बेंजीन को देगा। तो Cl और बेंजीन के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिस वजह से इसको निकालना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए हेलो एरीन की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हेलो एल्केन के मुकाबले काफी डिफिकल्ट होती है। क्लियर? ठीक। अब डिफिकल्ट क्यों होती है? इसके पीछे 4 रीजन है। एक तो रेजोनेंस, दूसरा जो बेंजीन है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से भरी पड़ी है, तो जो न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा वो भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का क्या होगा? रिपल्शन होगा। और तीसरा, जब आप Cl को निकाल दोगे तो बेंजीन पर प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज किस पर आएगा? नेगेटिव, यानी डबल बॉन्ड पर आएगा। तो डबल बॉन्ड पर जब प्लस चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल फिनाइल कैटायन बनाता है। तो ये 3 रीजन है जो हेलो एरीन को कम रिएक्टिव बनाते हैं एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। ठीक। अब अगर जबरदस्ती आपको Cl को हटाना हो किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो बच्चों आपको टेम्परेचर और प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, है ना? ध्यान रखें, टेम्परेचर और प्रेशर हाई करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर आएगा उतना इजीली Cl का निकलना हो जाएगा। फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और दूसरा हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है और तीसरा 2 नाइट्रो के साथ क्लोरो जुड़ा हुआ है, यानी नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता जा रहा है क्लोरोबेंजीन में, तो रिएक्टिव रिएक्शन क्या होगा? तो बच्चों जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो जाता है। मतलब Cl को निकालना किसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू आसान होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब Cl आप निकालोगे तो उस पर जो है एक माइनस चार्ज आएगा, है ना? तो जो माइनस चार्ज है उसको कौन खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी वो NO2 खींच रहा है। तो जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाओगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कब होगा? जब ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 अटैच्ड होगा। क्लियर? तो इससे क्वेश्चन आते हैं, जरूर इस पर ध्यान देना। फिर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। ये हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है और दूसरा हमारे पास बेंजीन है।
अगर मैं इन दोनों का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता हूं तो किस पर रिएक्शन फास्ट होगी? तो बच्चों बेंजीन पर रिएक्शन फास्ट होती है, जबकि यहां पर Cl इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्यों ऐसा हुआ? तो बच्चों जो Cl है वो दो तरह का एक्शन शो करता है, एक +R और दूसरा -I। हैलोजन के केस में -I इज मोर पावरफुल देन +R। तो -I मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देगा, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ये केवल हैलोजन के केस में होता है, बाकी और किसी ग्रुप के केस में नहीं होता है। तो किसी भी हेलो एरिन की जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ESR वो बेंजीन से कम होती है। ठीक, चलो अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक, तो जो पॉली हैलोजन कंपाउंड है उसमें आपको कंपाउंड पढ़ना है और उसकी खास बातें क्या वो पढ़नी है। जैसे अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है CHCl3। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है, यानी सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है, मर भी सकता है। पहले यूज करते थे लेकिन अब यूज नहीं होता है। तो इट इज ए इनहेलेशन एनेस्थेटिक। और क्लोरोबेंजीन को एम्बर्ड कलर्ड बॉटल या कलर बॉटल में स्टोर किया जाता है और कंटेनर को टाइट कर देते हैं, एयर टाइट उसमें वेंट होती है। तो इसका बच्चों रीजन क्या है कि जो क्लोरोफॉर्म है वो लाइट और एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होके एक पॉइजनस कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है COCl2 यानी कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसीलिए पॉइजन ना बने, ऑक्सीडेशन ना हो, तो इसको कलर बॉटल में और एयरटाइट कंटेनर में रखा जाता है। तो ये इसकी खास बातें हैं। दूसरा आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3। आइडोफॉर्म एक येलो कलर का सॉलिड होता है। आइडोफॉर्म की सबसे खास बात क्या है? इट इज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब लिविंग सरफेस पर बैक्टीरिया को किल करता है या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टी है वो आइडोफॉर्म की किस वजह से है? द लिबरेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन को लिबरेट करता है तभी जाके उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है DDT। DDT का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो DDT का फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है। तो यहां पर दो बेंजीन रिंग है और उन पर क्लोरीन जुड़ा है और इधर है CCl3, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, इसको बोलते हैं DDT। DDT इज ए इंसेक्टिसाइडल, जो इंसेक्ट को किल करता है, नॉट ए फर्टिलाइजर। ध्यान रखना है ना, फर्टिलाइजर अलग होते हैं, इंसेक्टिसाइडल अलग होते हैं। DDT इंसेक्टिसाइडल है और DDT तीनों तरह का पोल्यूशन कॉज करता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एज वेल एज सॉइल पोल्यूशन। कई बार इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को गिनने के लिए भी पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद है फ्रेन, CF2Cl2। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो एक्चुअल में नेम है या कमर्शियल नेम है फ्रेन 12। तो CF2Cl2 जो है एक तरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बच्चों? ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड फ्री रेडिकल, Cl और एक डॉट, क्लोराइड फ्री रेडिकल। एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा। दूसरा इनका यूज क्या है? तो बच्चों ये कूलेंट होते हैं, यानी हमारे रेफ्रिजरेटर में, AC में और एरोजोल्स कंटेनर में इनका यूज किया जाता है। तो यूज पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसका ड्रॉबैक पढ़ना है। ठीक, उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तरह का सॉल्वेंट होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CFC की तरह ओजोन डिप्लीशन करता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद और कौन सा है? मुझे लगता हो गया सब सारे। ठीक, अच्छा जी, अब पॉली हैलोजन कंप्लीट हो गए। उसके बाद आता है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टी पर ज्यादा फोकस करेंगे, सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो ये जो कंपाउंड है वो पोलर है, तो पोलर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा नॉन पोलर से ज्यादा होगा। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन से इनकी तुलना करूं तो बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होगा, लेकिन अल्कोहल से तुलना करूं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक, फिर पोलर वाले, फिर हाइड्रोकार्बन, नॉन पोलर वाले। अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो कार्बन के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। और दूसरा बच्चों, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
तो ध्यान रखना, कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, पोलैरिटी बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन का कम होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन का ज्यादा होगा। ठीक, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पोलर है लेकिन फिर भी वाटर में इनसॉल्युबल है। इसका रीजन क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी ए बी इंटरेक्शन इज लेस सिग्निफिकेंट देन ए ए इंटरेक्शन। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बोलेंगे, एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग बिटवीन द एल्काइल हैलाइड एंड वाटर। तो वो बॉन्डिंग कमजोर है, पुरानी वाली बॉन्डिंग स्ट्रांग है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि स्ट्रांग बॉन्डिंग टूट जाए और वीक बॉन्डिंग बने। तो रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट। ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल है, तो अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो कौन कौन से रिएजेंट करेंगे? PCl5, SOCl2, PCl3, P+I2 और NaBr प्लस H2SO4। इन सब में OH को रिप्लेस करना है और हेलोजन को लगा देना है, तो आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों इन सब में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? SOCl2 वाला, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट है वो दोनों गैस बनते हैं और गैस को निकालना आसान होता है, इसलिए यील्ड ज्यादा बेटर होती है। इसमें एक यूज होता है ल्यूकास रेजेंट। तो ल्यूकास एजेंट इज द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहां पर दोनों का यूज करके हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। इन सारे मेथड से हम एराइल हैलाइड नहीं बना सकते, यानी फिनॉल के OH को हम रिप्लेस नहीं कर सकते इन किसी भी मेथड से, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस है। एल्कोहल रिप्लेस हो जाएगा, फिनॉल रिप्लेस नहीं होगा। उसके बाद दूसरा आता है हाइड्रोकार्बन। ये दो ही मेन है। तो हाइड्रोकार्बन में एक तो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसे CH4। तो CH4 की जब आप रिएक्शन करोगे क्लोरीन से और लाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा। तो CHCl3 क्या होगा? CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर मतलब H कम होते जाएंगे और Cl बढ़ते जाएंगे, लास्ट में क्या बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें कि 3 कार्बन है और इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो Cl2 और H न्यू से, तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो जब Cl बीच में जुड़ेगा तब बनेगा, क्योंकि यहां पर जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से हमें एल्किल हैलाइड बनाने हैं। तो डबल बॉन्ड में दो तरह से हम करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एक तो एडिशन हैलोजन का होगा, यानी Br2 and Cl2, और दूसरा एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड का। तो जब बच्चों डबल बॉन्ड में Br2 या Cl2 का एडिशन किया जाता है, तो दोनों कार्बन पर दोनों हैलोजन अटैच्ड हो जाते हैं। तो हमेशा विसिनल टाइप के हैलाइड बनेंगे, एक यहां पर एक यहां पर। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन और हैलाइड का एडिशन कर रहे हैं तो वहां पर हमें एल्किल हैलाइड मिलते हैं। लेकिन ध्यान कर रखना, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर जब HBr का एडिशन होता है तभी मार्कोनी एंटी मार्कोनी फॉलो होता है। अगर HCl, HI और HF तो यूज नहीं होता है, HCl और HI होता है। तो बच्चों HCl और HI किसी भी कंडीशन में हमेशा मार्कोनिकॉफ का ही एडिशन करेंगे। लेकिन जो HBr है वो कंडीशन को चेंज करने से कभी मार्कोनी जाएगा, कभी एंटी मार्कोनी जाएगा। तो अगर मैं HBr की बात करूं तो मार्कोनी कब होगा? जब केवल रिएक्शन कंडीशन में HBr दिया होगा, कोई भी रिएजेंट नहीं होगा, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है। और एंटी मार्कोनी कब देखना है? जब HBr के साथ पेरोक्साइड होगा, ROOR, पेरोक्साइड। क्लियर? तो मार्कोनी में जो ब्रोमीन है वो बीच वाले कार्बन पर लगेगा जिसकी ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होगी, और एंटी मार्कोनी में क्या करना है? जो ब्रोमीन होगा वो किनारे लगेगा। तो बच्चों हमेशा मार्कोनिकॉफ एडिशन में टर्सरी टाइप के हैलाइड बनेंगे और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में प्राइमरी टाइप के हैलाइड बनते हैं। बस इतना हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और जो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है वो कार्बोकैटायन मेडिएटेड होती है। जो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है वो क्या बोलते हैं उसे? फ्री रेडिकल मेडिएटेड रिएक्शन होती है। समझ में बात आ गई? ठीक, तो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको एक बार रिवाइज करने हैं। ठीक, तो समझ में आ गई बात? तो अगर आप रिवीजन मेथड में कुछ और चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये रिवीजन मेथड पसंद आता है तो इसके बारे में मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक, तो कल मिलते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के साथ। आप NCERT बुक को तैयार रखना और नोट्स तैयार रखना, और जो भी मैंने आपको बताया हाईलाइट करने के लिए तैयार रखना, या एक नोटबुक में सारी चीज़ें नोट करते जाना।
ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।